नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश एस चौहान आपका स्वागत करता हूं चिंता मुक्त विद एचएससी चैनल पर। आज हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल कॉपर स्टडी ग्रुप यानी आईसीएसजी की ताज़ा रिपोर्ट की। हालांकि ये रिपोर्ट ताज़ा नहीं है, ये रिपोर्ट पब्लिश हुई थी अक्टूबर 2025 में। लेकिन इस रिपोर्ट के अंदर ये दर्शाया गया है कि 2026 में कॉपर की सप्लाई और डिमांड क्या रह सकती है। तो इस रिपोर्ट के कुछ बिंदुओं पर अभी हम बात करते हैं, फिर डिटेल स्टडी के लिए आगे चलेंगे। तो इस रिपोर्ट के अनुसार 2025 के अंदर 1.7 लाख टन का हल्का सरप्लस रह सकता है। लेकिन 2026 में इस रिपोर्ट के अनुसार कॉपर की जो सप्लाई है उसमें 1.5 लाख टन का डेफिसिट हो सकता है। इसकी मुख्य वजह रहेंगी कॉपर कंसंट्रेट की कमी, यानी कॉपर के कच्चे माल की कमी, खदानों से जो कॉपर निकलता है उसकी कमी, और इसके साथ साथ रिफाइंड कॉपर प्रोडक्शन में धीमी ग्रोथ। वहीं दूसरी तरफ इलेक्ट्रिक व्हीकल, एनर्जी ट्रांजिशन, डेटा सेंटर्स और एशिया, खास करके चीन और भारत में लगातार बाजार में बढ़ती हुई मांग। आईसीएसजी साफ संकेत दे रहा है कि 2026 में सप्लाई टाइट रह सकती है, जो लॉन्ग टर्म के अंदर और शॉर्ट टर्म के अंदर कॉपर की कीमतों को, इसके प्राइस को सपोर्ट करेंगी। अगर हम वहीं एमसीएक्स पर अगर कॉपर के रेट को देखें, तो जब यह रिपोर्ट रिलीज हुई थी तो उस टाइम पर कॉपर की कीमत लगभग 1,000 रुपये पर किलोग्राम के आसपास चल रही थी, जो आज लगभग 1,300 रुपये, अगर मैं ये कहूँ कि 1,400 रुपये रेट को छूकर, पर किलोग्राम छूकर वापस आई है, तो कोई कमी नहीं होगी इस बात में। 1,400 रुपये, 1,000 रुपये से सीधे 40% का मुनाफा। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 4 महीने में 40% का प्रॉफिट। तो सोचिए, अगर अगले साल डेफिसिट रहता है तो कॉपर की कीमतें कहाँ जा सकती हैं। आइए डिटेल्स एनालिसिस के लिए हम रिपोर्ट को अच्छे से समझते हैं। यह वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, तो कृपया धैर्यपूर्वक इस वीडियो को सुनिए और कॉपर की कीमतों को एनालाइज करने की कोशिश कीजिए। तो आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। हाँ, और विषय है तांबा। बिल्कुल, तांबा। हमारे पास इंटरनेशनल कॉपर स्टडी ग्रुप, जिसे आईसीएसजी भी कहते हैं, उसकी एक ताज़ा प्रेस रिलीज है। और ये जो रिपोर्ट है, ये तांबे के बाजार के बारे में एक बहुत ही अनोखी कहानी बता रही है। कहानी वाकई अनोखी है, क्योंकि आमतौर पर जब हम तांबे के बारे में सोचते हैं तो यही लगता है कि इसकी मांग तो बस बढ़ती ही जा रही है और सप्लाई हमेशा कम पड़ रही है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन ये रिपोर्ट एक ज्यादा कह सकते हैं जटिल तस्वीर दिखाती है। इसमें एक अजीब सा उतार चढ़ाव है। यही बात तो मुझे सबसे ज्यादा चौंका रही है। रिपोर्ट के मुताबिक 2025 में बाजार में जरूरत से ज्यादा तांबा होगा, मतलब एक सरप्लस जी। लेकिन फिर जैसे ही कैलेंडर 2026 पे पलटता है, अचानक बाजार में तांबे की कमी हो जाएगी। एक बड़ा घाटा, मतलब एक ही साल में इतनी बड़ी पलटी, ये कैसे हो सकता है? तो चलिए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं, और इसके लिए हमें सप्लाई चेन की एकदम शुरुआत में जाना होगा, यानी खदानों तक। बिल्कुल, क्योंकि सारी कहानी वहीं से शुरू होती है। ठीक है, तो खदानों से शुरू करते हैं। रिपोर्ट कहती है कि 2025 में खदानों से उत्पादन में 1.4% की बढ़ोतरी होगी। ये ठीक ठाक है, पर कुछ खास नहीं। दिलचस्प बात यह है कि ये उनके पिछले अनुमान से कम है। हाँ, कम है। तो 2025 में ये रफ्तार थोड़ी धीमी क्यों पड़ गई? इसकी वजह दो बड़ी खदानों में हुई कुछ अप्रत्याशित घटनाएं हैं। एक है इंडोनेशिया की ग्रासबर्ग खदान। अच्छा। और दूसरी है कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य यानी डीआरसी की कामोआ खदान। ओहो, ये तो बहुत बड़े नाम है। जी। रिपोर्ट में विस्तार से नहीं बताया गया है कि असल में क्या हुआ, लेकिन जब इन दो नामों का जिक्र आता है तो बाजार एकदम से चौकन्ना हो जाता है। ये कोई छोटी मोटी खदानें नहीं है, ये दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण तांबे की खदानों में से। मतलब इन दो जगहों पर हुई किसी भी गड़बड़ी का असर सीधा पूरी दुनिया की सप्लाई पर पड़ता है। बिल्कुल, ये ऐसा है जैसे दुनिया के दो सबसे बड़े तेल के कुएं में से
उत्पादन अचानक कम हो जाए। समझ गए। इसीलिए 2025 के लिए जो पहले 2.3% की वृद्धि का अनुमान था, उसे घटाकर 1.4% कर दिया गया। लेकिन फिर 2026 में कहानी फिर से बदलती है। हाँ, 2026 में अनुमान है कि उत्पादन की रफ्तार बढ़कर वापस 2.3% हो जाएगी। तो 2026 में ऐसा क्या होने वाला है जिससे ये रफ्तार वापस पकड़ लेगी? इसके पीछे कई कारण हैं। एक तो उम्मीद है कि चिली, पेरू, जाम्बिया और इंडोनेशिया जैसे जो बड़े उत्पादक देश हैं, हाँ। वहाँ हाल के सालों में कुछ ऑपरेशनल दिक्कतें चल रही थी, तो वहाँ हालात सुधरेंगे। ठीक है। दूसरा, कुछ नई क्षमताएं भी बाजार में आ रही हैं, जैसे मंगोलिया में ओयू तोलगोई खदान का विस्तार हो रहा है। अच्छा। और रूस में एक बिल्कुल नई मालमेस खदान उत्पादन शुरू करने वाली है। ये सब मिलकर 2026 में उत्पादन को एक अच्छा पुश देंगे। समझ गए। तो खदानों की तरफ से तस्वीर मिली जुली है। 2025 में कुछ झटके हैं, लेकिन 2026 में रिकवरी की उम्मीद है। यहाँ तक तो सब ठीक लगता है। हाँ, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन सप्लाई चेन का अगला पड़ाव है रिफाइनिंग, जहाँ इस कच्चे तांबे को इस्तेमाल के लायक बनाया जाता है। और मुझे लगता है असली ड्रामा यहीं पर है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। यहीं पर पूरी कहानी 180 डिग्री घूम जाती है। कैसे? 2025 में रिफाइंड उत्पादन में 3.4% की अच्छी खासी बढ़ोतरी का अनुमान है। ये खदानों के उत्पादन से भी ज्यादा तेज है। तो इसका मतलब है कि 2025 में रिफाइनरियों के पास भरपूर कच्चा माल है और वे तेजी से काम कर रही हैं। लेकिन फिर 2026 का आंकड़ा सिर्फ 0.9% की बढ़ोतरी। जी, सिर्फ 0.9%। 3.4% से सीधे 0.9% पर। ये तो लगभग रुक जाने जैसा है। ऐसा क्यों? खदानों का उत्पादन तो 2026 में बढ़ रहा था, तो रिफाइनरियां क्यों सुस्त पड़ गईं? और यही मतलब इस पूरी रिपोर्ट का सबसे महत्वपूर्ण और चौंकाने वाला बिंदु है। वजह है कॉपर कॉन्सेंट्रेट की कमी। कॉपर कॉन्सेंट्रेट मतलब इसको थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगे? हाँ बिल्कुल, देखिए, खदानों से जो कच्चा माल निकलता है ना, रिफाइन होने से पहले, उसे ही कॉन्सेंट्रेट कहते हैं। ओके। तो 2026 में भले ही खदानें थोड़ा ज्यादा उत्पादन कर रही होंगी, लेकिन वो दुनिया भर में फैली रिफाइनरियों की भूख मिटाने के लिए काफी नहीं होगा। एक मिनट, ये थोड़ा अजीब है। मतलब दुनिया में रिफाइन करने की क्षमता तो बहुत है, बड़ी बड़ी मशीनें और प्लांट तैयार है, लेकिन उन्हें चलाने के लिए कच्चा माल ही नहीं मिल रहा है। बिल्कुल यही स्थिति है। ये तो ऐसा हुआ कि आपके पास एक बहुत बड़ी बेकरी है, ओवन भी है, शेफ भी है, पर आटा ही नहीं आ रहा। एकदम सही मिसाल है। इसे कॉन्सेंट्रेट बॉटलनेक कहते हैं। क्या है कि खदानों का विकास बहुत धीमा और महंगा होता है, जबकि रिफाइनिंग क्षमता खासकर चीन में बहुत तेजी से बढ़ी है। 2026 में ये अंतर साफ तौर पर दिखेगा। तो क्या इसका कोई दूसरा रास्ता नहीं है? जैसे क्या पुराने तांबे को रिसाइकिल करके इस कमी को पूरा नहीं कर सकते? हाँ, और ऐसा होगा भी। स्क्रैप से होने वाला जो सेकेंडरी उत्पादन है, वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अच्छा। रिपोर्ट का अनुमान है कि 2026 में सेकेंडरी उत्पादन 6% बढ़ेगा, जो कि एक अच्छी खबर है। लेकिन ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ एक पैचवर्क की तरह है। मतलब ये पूरी भरपाई नहीं कर पाएगा? नहीं, ये प्राइमरी उत्पादन में कॉन्सेंट्रेट की कमी से होने वाले बड़े नुकसान की पूरी भरपाई नहीं कर पाएगा। तो सप्लाई साइड पर तो एक तरह की अनिश्चितता बनी हुई है, खासकर 2026 को लेकर। ऐसे में ये साल और भी जरूरी हो जाता है कि मांग का क्या हाल है। मांग की कहानी सप्लाई से ज्यादा स्थिर है, लेकिन वहां भी कुछ दिलचस्प मोड़ हैं। कुल मिलाकर वैश्विक रिफाइंड कॉपर के उपयोग में 2025 में 3% और 2026 में 2.1% की वृद्धि होने की उम्मीद है। तो मांग लगातार बढ़ रही है? हाँ, मजबूती से बढ़ रही है। और इस मांग का इंजन हमेशा की तरह एशिया ही है। और जब हम एशिया की बात करते हैं तो असल में हम चीन की बात कर रहे होते हैं ना। तांबे के बाजार में तो चीन का दबदबा है। लगभग सब कुछ चीन ही है। दुनिया का करीब 58% रिफाइंड तांबा अकेला चीन इस्तेमाल करता है। 58%? जी, यह आंकड़ा इतना बड़ा है कि चीन में होने वाली छोटी सी हलचल भी पूरी दुनिया के बाजार को हिला सकती है। और यहीं पर एक और दिलचस्प बात सामने आती है। बताइए। 2025 में चीन में तांबे का उपयोग 3.3% बढ़ने का अनुमान है, जो कि बहुत मजबूत है। लेकिन 2026 में ये वृद्धि धीमी होकर सिर्फ 1% रह जाएगी। सिर्फ 1%? ये तो बहुत बड़ी गिरावट है। बहुत बड़ी। मतलब जो देश दुनिया की आधी से ज्यादा खपत के लिए जिम्मेदार है, वो अचानक ब्रेक लगा रहा है। शायद यही वजह है कि 2026 में वैश्विक मांग की वृद्धि दर भी 3% से घटकर 2.1% पर आ रही है। बिल्कुल, चीन की मांग में ये नरमी ही 2026 के वैश्विक आंकड़ों को नीचे खींच रही है। अगर आप चीन को समीकरण से हटा दें तो बाकी दुनिया में मांग 2.5% की स्वस्थ दर से बढ़ रही है। ये दिलचस्प है।
तो अगर चीन ब्रेक लगा रहा है तो फिर गाड़ी आगे कैसे बढ़ रही है? वैश्विक मांग को कौन सी चीजें आगे बढ़ा रही हैं? यहाँ पर ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन और डिजिटलीकरण जैसे शब्द सिर्फ शब्द नहीं रह जाते, वे असल में बाजार को चला रहे हैं। मतलब सोलर फार्म, विंड टर्बाइन। सोलर फार्म, विंड टर्बाइन, इलेक्ट्रिक गाड़ियां और उनके चार्जिंग स्टेशन, इन सब में भारी मात्रा में तांबे का इस्तेमाल होता है। ये एक ऐसी मांग है जो रुकने वाली नहीं है। और डिजिटलीकरण, मेरा मतलब हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में तांबा होता है, लेकिन क्या ये इतना बड़ा फैक्टर है? ये अब बहुत बड़ा फैक्टर बन चुका है, खासकर एआई और क्लाउड कंप्यूटिंग की वजह से। अच्छा, एआई की वजह से? हाँ, इन तकनीकों को चलाने के लिए विशाल डेटा सेंटरों का निर्माण हो रहा है और इन डेटा सेंटरों में हजारों किलोमीटर लंबी तांबे की वायरिंग होती है। कूलिंग सिस्टम में तांबे की पाइप होती है। ये एक ऐसी भूख है जो कुछ साल पहले तक इतनी बड़ी नहीं थी। एक मिनट, डेटा सेंटर। मैं हमेशा इलेक्ट्रिक गाड़ियों और सोलर पैनल के बारे में सोचती हूँ। क्या डेटा सेंटर वाकई इतने बड़े प्लेयर हैं कि वो तांबे की वैश्विक मांग पर असर डाल सके? हाँ, अब वे एक बहुत बड़े प्लेयर बन चुके हैं। इसके अलावा भारत जैसे कई देश अब सेमीकंडक्टर बनाने की अपनी क्षमता विकसित कर रहे हैं, जो कि एक और बहुत कॉपर इंटेंसिव इंडस्ट्री है। सही बात है। तो एक तरफ चीन की पारंपरिक औद्योगिक मांग धीमी हो रही है, तो दूसरी तरफ ये नई टेक्नोलॉजी ड्रिवन मांग तेजी से बढ़ रही है। कमाल है। तो हमने मांग और आपूर्ति दोनों पक्षों की कहानी को समझ लिया है। अब उस सवाल पर आते हैं जहां से हमने शुरू किया था। इन सब का बाजार के संतुलन पर क्या असर पड़ेगा? हाँ, अब हम सारे टुकड़ों को एक साथ जोड़ सकते हैं। तो क्या तांबा ज्यादा होगा या कम? ICSG के अनुमान के मुताबिक 2025 में जब रिफाइंड उत्पादन मजबूत है तो बाजार में लगभग 178,000 टन का सरप्लस होगा। मतलब उत्पादन मांग से थोड़ा ज्यादा रहेगा, एक आरामदायक स्थिति। जी, बाजार शांत रह सकता है। लेकिन ये तो तूफान से पहले की शांति लगती है, क्योंकि 2026 में सब कुछ बदल जाता है। सब कुछ 2026 में तस्वीर पूरी तरह से पलट जाती है। उस साल बाजार में 1,50,000 टन के घाटे का अनुमान है। 2025 के पूर्वानुमान में तो 2026 के लिए भी सरप्लस की ही बात कही गई थी। आपने सही याद दिलाया। अप्रैल के पूर्वानुमान में 2026 के लिए 2,09,000 टन के सरप्लस का अनुमान था। 2 लाख टन सरप्लस, और अब ये 1.5 लाख टन के घाटे में बदल गया है। अगर आप हिसाब लगाएं तो ये लगभग 350,000 टन का फर्क है, बस कुछ ही महीनों में। जी, कुछ ही महीनों में बाजार का पूरा नजरिया बदल गया। और ये बदलाव सीधे तौर पे उसी कॉन्सेंट्रेट बॉटलनेक की वजह से आया है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। बिल्कुल, ये पूरी कहानी का सार है। खदान और रिफाइनरी के बीच की वो जो एक कड़ी है वो कमजोर पड़ रही है और वही 2026 में बाजार की दिशा तय कर रही है। लेकिन रिपोर्ट में चीन के एपरेंट डिमांड यानी स्पष्ट मांग का जिक्र है और ये भी बताया गया है कि इस गणना में कुछ चीजें शामिल नहीं है। इसका क्या मतलब है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चेतावनी है, एक तरह का डिस्क्लेमर। अच्छा, एपरेंट डिमांड की गणना उत्पादन और व्यापार के आंकड़ों से की जाती है। इसमें उन स्टॉक में हुए बदलाव शामिल नहीं होते जो रिपोर्ट नहीं किए जाते। जैसे कि चीन की सरकार के अपने रणनीतिक भंडार या बड़े व्यापारियों के गोदामों में रखा हुआ स्टॉक। और ये भंडार बहुत बड़े हो सकते हैं। तो ये तो एक वाइल्ड कार्ड की तरह है। मतलब हो सकता है कि बाजार में जो 1.5 लाख टन की कमी दिख रही है, चीन अपने अदृश्य भंडारों से उसे पूरा कर दे और बाजार पे कोई असर ही ना पड़े। ये एक संभावना है, या इसका उल्टा भी हो सकता है। वो कैसे? अगर चीन को लगता है कि भविष्य में कमी होने वाली है और वो अपने इन भंडारों को और भरना शुरू कर दे, तो बाजार में जो कमी दिख रही है वो असल में और भी ज्यादा महसूस होगी। सही बात है। चीन के ये अनरिपोर्टेड स्टॉक एक ब्लैक बॉक्स की तरह हैं जो इन सभी अनुमानों को गलत साबित कर सकते हैं। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो तांबे का बाजार एक बड़े चौराहे पर खड़ा है। 2025 एक शांत साल रहने की उम्मीद है, जहां आपूर्ति मांग से थोड़ी ज्यादा रहेगी। जी, लेकिन 2026 एक बिल्कुल अलग कहानी है, जहां खदानों से रिफाइनरियों तक कच्चे माल की आपूर्ति में बाधा के कारण बाजार में तांबे की कमी हो सकती है। और ये कमी सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, इसका सीधा असर उन सभी उद्योगों पर पड़ेगा जो हमारी दुनिया को भविष्य की ओर ले जा रहे हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिक गाड़ियां हों, रिन्यूएबल एनर्जी हो या AI हो। ये पूरी बातचीत सुनने के बाद ये साफ है कि तांबे का बाजार कितना नाजुक है। दुनिया के किसी कोने में हुई घटना का असर इस बात पर पड़ सकता है कि आपकी अगली इलेक्ट्रिक कार कितनी महंगी होगी। और ये हमें याद दिलाता है कि हमारा ग्रीन एनर्जी की ओर संक्रमण सिर्फ अच्छी नीतियों और इच्छा शक्ति पर ही नहीं, बल्कि तांबे जैसी बुनियादी धातुओं की भौतिक उपलब्धता पर भी टिका हुआ है। ये एक जमीनी हकीकत है।